तो चलिए अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.2 का जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसको सोल्व करते हैं। इससे पहले हमने 1 से लगाकर 5 तक सारे क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। अब हम चलते हैं 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6। एक बार इसको हम रीड करते हैं, समझते हैं और फिर हम करेंगे इसको सोल्व। तो बिना देरी किए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन हमारे पास में क्या लिखा हुआ है वो देख लेते हैं। यदि किसी बिंदु, जो बिंदु है 1 और 2, 4 और y, x और 6 और 3 और 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। सिंपल सा है। समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं पहले तो बताइए, जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और इनके जो विकर्ण हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। कैसा है एक बार हम देख लेते हैं। देखिए समांतर चतुर्भुज कैसा होता है हमारे पास में, कुछ इस तरह से होता है। ये है हमारे पास में कुछ समांतर चतुर्भुज और इसके शीर्ष दे रखे हैं, क्रम वही रखना है। तो सबसे पहले लिखना है 1 और 2, फिर हमें लिखना है हमारे पास में 4 और y इस तरह से, फिर लिखना है x एंड 6 लिखना है हमें इस तरह से, और एक शीर्ष दे रखा है हमारे पास में कौन सा है 3 और 5 इस तरह से। तो ये हो जाएगा 3 एंड 5 इस तरह से। तो ये मानते हैं a बिंदु है, ये b है, ये c है और ये d है इस तरह से। ठीक है। अब देखिए इसके जो विकर्ण है इस तरह से और इसका जो विकर्ण है इस तरह से, ये एक दूसरे को समान दो भागों में विभाजित करता है। अच्छा हमसे क्या पूछा है, हमसे कह रहा है x और y का मान निकालना है हमें। x और y का, सॉरी ये x है और ये y है, इनके हमें मान निकालना है। देखिए x और y के मान हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहला तरीका ये कि हम ये वाली दूरी निकालें और ये वाली दूरी निकालें, इन दोनों को बराबर रखें, फिर ये दूरी निकालें, ये दूरी निकालें, इन दोनों को बराबर रखें, तो समीकरण एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर में आएगा, वहां से एक्स और वाई आएगा और हम उसको सोल्व कर सकते हैं, पर वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। एक तरीका और है इसके पास में, क्या है कि देखो ये वाला जो बिंदु है बिंदु जो है ओ, यहाँ मान लेते हैं बिंदु ओ, इन दोनों का ये मध्य बिंदु है। भाई अगर इन दोनों का ये मध्य बिंदु है तो ये y का मान जो है वो इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है। ऐसे ही इन दोनों का मध्य बिंदु ये है तो ये x का मान इसके बराबर आ जाएगा इस तरह से। यानी कि हम मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे और ये दो निर्देशांक निकलेंगे, इन दोनों से भी निर्देशांक निकलेंगे, इन दोनों से भी निर्देशांक निकलेंगे। मतलब इसी पॉइंट के मध्य बिंदु के जो निर्देशांक हैं वो हम कैसे निकाल सकते हैं, इन दोनों से भी निकाल सकते हैं और इन दोनों से भी निकाल सकते हैं। तो जब हम इन दोनों के दो निर्देशांक आएंगे और वो दोनों ही बराबर होने चाहिए, हम इन दोनों को बराबर रखेंगे और हम x का मान निकालेंगे। अब कैसे करेंगे वो देखिए। सबसे पहले हम a और c के मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालते हैं। तो मध्य बिंदु जो होता है कैसे लिखेंगे, हम a और c के बीच के बिंदु यहाँ ले रहे हैं तो इसको हम मानेंगे x1 और ये मानेंगे y1। ऐसे ही इसे हम मानेंगे x2 और ये हो जाएगा y2, और इसे हम मानेंगे x एंड y। भाई जो बीच में होता है बिंदु हमें x और y मानना है, हम ऐसे ही मानते हैं। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला क्या होता है, सीधा सा लिखते हैं। यहाँ लिखेंगे ए सी का मध्य बिंदु, ए सी के मध्य जो बिंदु है कौन है बताओ, ए सी के जो मध्य बिंदु है कौन सा है, ओ के निर्देशांक। ओ के निर्देशांक कैसे निकालेंगे बताइए। अगर हमें ओ के निर्देशांक निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ ऐसे लिखते हैं x बराबर, भाई x का मान निकालना है तो क्या करेंगे x2 प्लस x1 अपॉन 2 इस तरह से। और ऐसे ही हमें y के निकालना होगा तो क्या करेंगे y2 प्लस y1 अपॉन 2। यही तो करते हैं हम, यही तो करते हैं। वही मध्य बिंदु का निशान कैसे निकालते हैं, x1 प्लस x2 अपॉन 2 करते हैं, y1 प्लस y2 अपॉन 2 करते हैं। हम x2 पहले लिख रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगे चलते हैं, देखिए x के निशान कैसे निकालेंगे। x1 का मान कितना है हमारे पास में x है, सॉरी x2 का मान कितना है हमारे पास में x है, और x1 का कितना है 1 है। तो यहाँ लिखेंगे x प्लस 1 बटा हम करेंगे 2, एंड फिर y का मान निकालते हैं। y2 का मान कितना है 6 है, y1 का मान कितना है 2 है, तो यहाँ लिखेंगे 6 प्लस 2 बटा 2 करेंगे इस तरह से। भाई सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पे। आगे चलते हैं हम। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, भाई ये तो सोल्व होगा ही नहीं, ये तो ऐसा कैसा रहेगा, इसको तो ऐसे कैसे रहने दो, इसको क्या करेंगे ऐसा कैसे रहने दो। ये वाला जो एक्स है ना, इसको एक काम करो बड़ा एक्स मान लो ऐसे, क्योंकि यहाँ पे जो है ना एक्स सब इसको कॉमन आ रहा है, इसको बड़ा एक्स मान लो इस तरह से, और इसको है ना बड़ा सीधा भाई मान लो ऐसे। ये बड़ा भाई क्यों मान रहे हैं हम, यहाँ बड़ा भाई क्यों माने, क्योंकि एक भाई इसके अंदर पहले से आएगा। तो इसके जो है ना कोऑर्डिनेट आप बड़ा एक्स मान लो ऐसे, एक्स और वाई तो होते हैं पर बड़े मान लो। बड़े क्यों मान रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर एक एक्स इधर भी आ रहा है एक वाई इधर भी आ रहा है, ताकि हमसे कोई गड़बड़ी ना हो जाए इस वजह से। ठीक है। तो अब इसको हम कैसे सोल्व कर, इसको ऐसे रहने दो, इसको हम सोल्व कर सकते हैं। इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखो इसको तो ऐसे रहने दो, ये हो जाएगा मोटा एक्स बराबर, यहाँ लिखेंगे ऊपर एक्स प्लस 1 बटावा 2 इस तरह से। ठीक है। और इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास में y बराबर 6 और 2 होते हैं 8, और बटावा हम करेंगे 2। तो इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये मोटा y है, सॉरी बड़ा y मान लेते हैं इस तरह से। अब यहाँ लिखेंगे मोटा x बराबर लिखेंगे x प्लस 1 बटावा 2 करेंगे,
और ये जो मोटा वाई लिखा हुआ है इसकी जगह हम लिख देते हैं 4, क्योंकि 2 का भाग इसमें देंगे। तो इस तरह से अब ये किसके निर्देशांक है? ओ के निर्देशांक है। किसके निर्देशांक है? ओ के। और यहाँ हम ले लें समीकरण नंबर 1। भाई हमने ये आज जो सोल्व किया, ये किसके निर्देशांक आ रहे हैं? ओ के ही तो आ रहे हैं। अब हम इसी ओ के जो निर्देशांक है वो इन दोनों से निकालते हैं, मतलब बी और डी का मध्य बिंदु फिर से निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे देखिए। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास में ये जो एक्स आ रहा है इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, देखिए अब हम लिखेंगे कि जो हमारे पास में बी डी है, बी डी के मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के क्या करेंगे हम, बताओ निर्देशांक कैसे निकालेंगे, बताओ निर्देशांक कौन है? बीडी के मध्य बिंदु कौन सा है? ओ है। तो ओ के निर्देशांक कैसे निकालेंगे बताइए? हम वही फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ हमारे पास में? यहाँ लिखेंगे एक्स, मोटा एक्स मान लेते हैं, ऐसा बड़ा एक्स, सॉरी इसको हटा देते एक बार, बड़ा एक्स लिखेंगे। तो बड़ा एक्स बराबर लिखेंगे x2 प्लस x1 अपॉन करेंगे 2 एन, बड़ा वाई करेंगे हम वापिस से y2 प्लस y1 अपॉन 2। अच्छा ये मैं कैसे कर रहा हूँ एक बार दोबारा से देखो। भाई मैं अगर इन दोनों से भी मान निकालू तब भी यही आएगा, इन दोनों से मान निकालू तब भी यही आएगा, क्योंकि मध्य बिंदु है। और इसे हम मान लेते हैं x1 y1 मान लेते हैं, और इसे हम मान लेते हैं x2 और y2 मान लेते हैं, इस तरह से। और ये बीच वाला x और y वैसा वैसा रह जाएगा। अब देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, देखिए कैसे करेंगे। यहाँ हम लिखेंगे ये मोटा x चल ही रहा है ऐसे, x2 हमारे पास में कितना है सर? x2 हमारे पास में 4 है, ठीक है। और x1 कितना है? x1 है हमारे पास में 3, इस तरह से। और बटाओ हम करेंगे 2, फिर हम लिखेंगे y का मान। अब y2 कितना है हमारे पास? y2 हमारे पास में y है, और एंड प्लस y1 कितना है हमारे पास में? 5 है, और बटावा हम करेंगे 2, इस तरह से। इसको थोड़ा सा सोल्व करें तो क्या आंसर आएगा देखो जरा। इसको अगर हम सोल्व करना चाहें तो जो मोटा एक्स आ रहा है उसका तो मान आ रहा है, इन दोनों को जोड़ दो तो जोड़ेंगे कितना आएगा? 7/2, इस तरह से, ठीक है। और इसको हम सोल्व नहीं कर सकते तो ये मोटा वाई बराबर लिखेंगे हम y प्लस 5/2। अच्छा, ये डाल दे समीकरण नंबर 2। अब एक चीज चेक करो कि भाई हम इन दोनों से जो भी मान निकाला वो भी इसके कोऑर्डिनेट ही आ रहे थे, इन दोनों से जो भी मान निकाला वो भी इसके कोऑर्डिनेट ही आ रहे हैं, मतलब x और y का मान तो एक जैसा आना चाहिए। इसका मतलब समीकरण 1 में जो x का मान आ रहा है वो और कुछ नहीं 7/2 है, और समीकरण 1 के अंदर y का मान आ रहा है वो और कुछ नहीं ये वाला मान है। तो यहाँ हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, क्या लिखेंगे? जो हमारे पास में समीकरण बना 1 व 2 से क्या लिखेंगे? भाई ये भी x का मान है और ये भी x का मान है, तो ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। तो बराबर कैसे लिखेंगे? पहले इसको लिख लो, कैसे लिखेंगे? एक्स प्लस 1/2 और बराबर करेंगे 7/2, इस तरह से, ठीक है। और फिर हम लिखेंगे यहाँ पे, फिर लिखेंगे कोमा, और अब इन दोनों को बराबर रख देते हैं इस तरह से। तो यहाँ लिखेंगे y प्लस 5/2 एंड बराबर लिखेंगे 8, सॉरी कितना आंसर आ रहा है अपने पास में? 4 आंसर आ रहा है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं 4, 4/1, इस तरह से, ठीक है। इसको हम कर लेते हैं सोल्व। अब सोल्व कैसे करेंगे देखिए, ये पूरा कोष्टक में चल रहा है ना, ये इस तरह से, ये हम कोमा लगा रखा है हमने, ठीक है। इसको इससे गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे, कितना आंसर आएगा बताओ? इसको इससे इंटू करेंगे, कितना आएगा हमारे पास में? या फिर आप देखो ऐसे भी कर सकते हो, गुणा नहीं करो डायरेक्ट, तो ऐसा हो सकता है कैसे? ये वाली संख्या जाएगी इस वाली साइड के अंदर, ये वाली संख्या कहाँ जाएगी? इस वाली साइड के अंदर जाएगी, तो ये 2 इंटू में चली जाएगी, और इससे कट सकता है। तो ये नीचे वाले 2 को नीचे वाले 2 से काट सकते हैं, कब काट सकते हैं? जब बीच में क्या हो? बराबर हो। तो ये x प्लस 1 बराबर 7 आ रहा है, इस एक को हम भेज देते हैं उधर। तो x का मान कितना आ जाएगा? 7 माइनस 1, x का मान आ जाएगा हमारे पास में 6, इस तरह से, ठीक है। और अब हम देख लेते हैं इस वाले को। तो y को कैसे सोल्व करेंगे? भाई इसको इससे इंटू करते हैं, इसको इससे इंटू करते हैं, तो ऊपर तो ये क्या रहेगा? y प्लस 5 बराबर, इसको इससे इंटू करेंगे, कितना आएगा हमारे पास में? 8। और इस y को जो है इधर ही रहने देते हैं, और 5 को भेजेंगे उस वाली साइड में, तो हो जाएगा 8 माइनस 5, और y का मान हमारे पास में कितना आ जाएगा? 3, इस तरह से, ठीक है। तो ये है x का मान है, और ये हमारे पास में किसका मान है? y का मान है। इतना सिंपल क्वेश्चन है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो चलिए अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका जो 7वां है, 7वां क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां लिखा हुआ है हमारे पास में कि बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब ए के निर्देशांक हमें निकालने हैं, ठीक है सर निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हमसे कह रहा है कि ए बी जो है वो वृत्त का व्यास है। अच्छा, ए बी वृत्त का व्यास है, तो हमें पहले पता होना चाहिए कि वृत्त कैसा होता है। वृत्त कुछ इस तरह से होता है, भाई हम सब जाने जानते हैं वृत्त कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा होता है। ये इसका है हमारे पास में केंद्रक, और ये है इसका वृत्त का व्यास। तो व्यास है तो ये ए हो गया और ये बी हो गया। भाई इतना तो हमें वैसे पता है,
हम ऐसे जानते हैं, अच्छे से पता है हमें कि जो वृत्त का व्यास होता है वो केंद्र से जाता है, ठीक है। और ये ए बी इसका व्यास, ए और बी नाम दे रखा है। हमें इस ए के निर्देशांक निकालने हैं, पर अब ए है क्या है वो देखते हैं, बाकी जो जानकारी है वो भी ले लेते हैं। हमसे कह रहा है कि बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है, ठीक है, जिसका केंद्र, केंद्र जो है, केंद्र को अपन मान लेते हैं ओ, और इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास में दे रखे हैं 2 n-3, और फिर हमसे कह रहा है एंड बी के जो निर्देशांक है वो हमारे पास में है 1 और 4, यानी इस बी के जो कोऑर्डिनेट है वो है हमारे पास में 1 और 4। तो मैं यहाँ ऊपर लिख लेता हूँ 1 और 4 इस तरह से, ठीक है, 1 और 4 इस तरह से, ठीक है। हमसे इसके कोऑर्डिनेट पूछ रहा है। अच्छा मुझे ईमानदारी से बताओ कि यहाँ जो पॉइंट होते हैं और यहाँ जो पॉइंट होते हैं, जैसे कि हम कोई लाइन खींचते हैं इस तरह से, तो पहले वाले पॉइंट को हम लिखते हैं x1 और y1, ऐसा ही लिखते हैं, और जो लास्ट वाला पॉइंट होता है उसे हम लिखते हैं x2 और y2, ऐसा ही लिखते हैं, सही बात है। फिर हम क्या करते हैं, फिर ये जो बीच वाला होता है इसे हम बोलते हैं x एंड y, इस तरह से, ऐसे ही करते हैं। अब क्योंकि ये केंद्र जो है इस पूरे का क्या है, मध्य बिंदु है, तो हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, मध्य बिंदु वाला। तो मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला क्या होता है, हम हर बार मान तो इसका निकालते हैं या फिर इसका निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं। इस बार हमें x2 y2 तो दे रखा है, पर x1 और y1 नहीं दे रखा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फॉर्मूला अभी भी वही लगाना है क्योंकि ये मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे और उससे हमारे पास में x1 और y1 का मान आ जाएगा। अब कैसे लगाएंगे देखिए, क्योंकि इन दोनों का मध्य बिंदु ये है, और जो मध्य बिंदु होता है उसका हम फॉर्मूला लगाते हैं, x बराबर लिखते हैं x1 प्लस x2 बटावा 2। आप यहाँ पे x2 आगे भी लिख सकते हो, पीछे भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंड y बराबर क्या लिखते हैं, y2 प्लस y1 अपॉन 2, या फिर y1 प्लस y2 लिखते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब इस बार हमारे पास में x का मान दे रखा है, तो x का मान कितना हमारे पास में 2 है, तो 2 और इसके नीचे 1 मान लो, क्यों, ये बटाबटी में लिखा हुआ है, तो इधर वाले भी बटाबटी में होना चाहिए। फिर करेंगे बराबर, x1 और x2 को जोड़ देते हैं। x1 का मान तो यहाँ पे x1 ही है, एंड प्लस x2 का जो मान है वो हमारे पास में 1 है, और बटावा हमारे पास में लिखा हुआ है 2, एंड कोमा y, सॉरी y का मान भी हमारे हमको दे रखा है, तो y का मान कितना हमारे पास में बताइए, y का जो मान है, y का मान कितना है हमारे पास में, y का मान दे रखा है, ये y का मान है, ये o है ना इसका, और कुछ नहीं है, ओ के ओ तो इसके निर्देशांक है ना। तो देखिए वो जो इसका पॉइंट का नाम है, अब y का मान कितना हमारे पास में -3 इस तरह से, और इसके नीचे हम मान लेते हैं 1, एंड बराबर y2 कितना बताओ, y2 सर हमारे पास में दे रखा है 4, एंड प्लस y1 का मान कितना है हमारे पास में, सर नहीं दे रखा है, तो y1 लिख देते हैं और बटाव में 2 लिख देते हैं, इस तरह से। बस इतना सा है। सोल्व कैसे करेंगे, इसको इससे इंटू कर दो, इसको इससे इंटू कर दो, बस हो जाएगा सवाल आराम से। कैसे करेंगे देखो, इसको इससे इंटू करेंगे तो कितना, पहले इसको कर लो क्योंकि हमें इसका मान निकालना है ना, पहले इसको इससे कर दो, यानी कि x1 प्लस 1, इसको इससे इंटू करेंगे तो सामने लिखा हुआ है हमारे पास में, 2 को 2 से करेंगे तो 4 आंसर आ जाएगा, एंड कोमा। इसको सोल्व करते हैं, इसको मैं इससे इंटू करूंगा तो कितना आंसर आएगा हमारे पास में, 4 प्लस y1 एंड बराबर 2 को इससे इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा -6, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर यहाँ लिखते हैं x1 बराबर, इस एक को उधर भेज देते हैं तो 4 - 1 हो जाएगा, तो x1 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में, कितना आ जाएगा बताओ, ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और 4 में से 1 जाएगा तो वो बच जाएगा 3, सिंपल सा है। फिर इधर देखते हैं, इस 4 को हम भेज देते उस वाली साइड के अंदर, तो y1 बराबर हो जाएगा -6, 4 इधर आएगा तो ये -4 हो जाएगा, तो y1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, 6 और 4 दोनों ही माइनस के हैं, इसलिए माइनस माइनस वाली संख्या बढ़ जाएगी, तो इसका आंसर आ जाएगा -10। भाई हमें तो ये वाला पॉइंट ही तो निकालना था, x1 y1, तो क्या है बताओ, x1 की वैल्यू तो ये है और y1 की वैल्यू ये है, हमें a के निर्देशांक निकालने हैं, तो a के निर्देशांक कैसे लिखेंगे बताओ, निर्देशांक ऐसे लिखेंगे, कोष्टक लगाया 3 एंड -10, ये रहे हमारे आंसर, और यही हमें एग्जाम में लिख के आना है, ठीक है। अब हम चलते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो चलिए अब हम शुरू कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है इसका एक बार इसको हम पढ़ते हैं अच्छे से, फिर हम इसको सोल्व करेंगे। तो क्या लिखा हुआ है देखिए, क्वेश्चन नंबर 8वां लिखा हुआ है हमारे पास में, ए और बी क्रमशः, ए बिंदु के निर्देशांक और बी बिंदु के निर्देशांक जो लिखे हुए हैं वो ऐसा लिखा हुआ है। भाई हम हर बार की तरह वही, सर ये हमारे पास में ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, इस ए के जो निर्देशांक हमारे पास में दे रखे हैं वो दे रखे हैं 2 और -2, ऐसे ही तो दे रखा है, एंड फिर बी के निर्देशांक दे रखा है 2 और -4, इस तरह से। ऐसा ही हमारे पास में दोनों बिंदुओं के जो है वो निर्देशांक दे रखे हैं, इसे हम मान लेते हैं बिंदु बी, ठीक है। अब हमसे जो कह रहा है
वो क्या कह रहा है क्वेश्चन वाला कि तो P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3/7 AB हो। देखो एक चीज है कि यहाँ ये पूरा जो है वो क्या है AB है, ठीक है। और हमारे पास में एक इंफॉर्मेशन और दे रखी है, इंफॉर्मेशन ये दे रखी है कि जो AP है, AP बराबर दे रखी है 3/7 और फिर हमें दे रखा है AB इस तरह से दे रखा है, ठीक है। यही चीज हमें क्वेश्चंस में दे रखी है। इसको एक काम करो, थोड़ा सा सही तरीके से देखो भाई, इस ए बी को इसके नीचे लेके आ जाओ। तो इस ए बी को अगर मैं इसके नीचे लेके आऊंगा तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, ए पी बटा हुआ हो जाएगा ए बी, ठीक है। और सामने चल रहा है 3/7। अच्छा, ये ऐसा कहना चाह रहा है कि एपी की जो वैल्यू है वो तो 3 भाग के बराबर है और ए बी है वो 7 भाग के बराबर है। अब कैसे, इस ये जो अपने पास में ए बी दिख रही है, ये पूरी ए बी है ना, ये ए बी, इसके 7 टुकड़े करो। 7 कैसे करेंगे सर, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक टुकड़ा इसके आगे और बढ़ा देते हैं इस तरह से, जैसे मान लो ये 7 टुकड़े कर दिए मैंने और यहाँ हम मान लेते हैं ए लिखा हुआ है इस तरह से, ठीक है। अब ये कहना चाह रहा है कि ए बी जो है वो 7 भाग है, साहब मैंने इसके 7 भाग कर दिए, कोई दिक्कत, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 भाग कर दे, ठीक। और ए पी है वो 3 भाग के बराबर। अब ए पी का होगा, ये पहला वाला भाग, ये दूसरा भाग और तीसरा भाग, मतलब यहाँ बिंदु है और कोई नहीं है, पी है इस तरह से, मतलब इधर हमारे पास में 3 भाग हैं और ये पूरे जो है वो कितने भाग है हमारे पास में, 7 भाग हैं। हमसे जो पूछ रहा है वो कह रहा है कि और पी रेखाखंड ए बी पर स्थित है, तो हमें पी के निर्देशांक निकालने हैं और कुछ नहीं करना है, हमें पी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो ये तो बड़ा सिंपल हो गया हमारे लिए। सिंपल कैसे हो गया देखिए, कैसे हो गया, इसको हम बोलते हैं x1 और y1 बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं x2 और y2 बोलते हैं, ठीक है। और इसके निर्देशांक निकालने के लिए हम यहाँ लिखते हैं x और y। भाई हमें वैल्यू तो x और y की ही निकालनी है, इस वाले बिंदु की निकालनी है। तो जरा मुझे बताओ कि इसके अगर मान निकालने हैं तो कैसे निकालेंगे, इधर जितने भाग होते हैं उधर जितने भाग होते हैं, तो m1 m2 का मान निकालना पड़ता है। तो मुझे बताओ m1 की वैल्यू कितनी होगी, भाई ये 3 भाग हैं, तो यहाँ हमारे पास में m1 की वैल्यू देखना है, यहाँ पे m1 की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 3। सही बात है। मैं इसको थोड़ा सा ऐसा लिखता हूँ, देखिए ऐसा लिख नहीं सकते क्योंकि ये अनुपात में आता है। तो m1 अनुपात m2, जरा बताओ मेरे को, भाई इधर 3 भाग हैं तो m2 कितना होगा सर, ये पूरा 7 है, ये हमारे पास में 3 है, तो हमें m1 ये चाहिए और m2 ये चाहिए। तो 7 में से सर 3 माइनस कर दो, सही कह रहा हूँ, ये पूरे 7 है, ये 3 है, 7 में से 3 माइनस कर दो तो बचेगा कितना हमारे पास में, 4 ही तो बचेगा। तो M1 M2 का जो अनुपात है वो 3:4 हो जाएगा, यानी कि 3:4 हो जाएगा ऐसे। मतलब इधर 3 भाग हो जाएंगे, M1 की वैल्यू कितनी है 3 और M2 की कितनी हो जाएगी हमारे पास में 4, इस तरह से। बस। अब तो ये जो हमारे पास में पहला क्वेश्चन था वैसा का वैसा हो गया। इसको सोल्व कैसे करेंगे, देखिए सोल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले हम निकालते हैं एक्स के कोऑर्डिनेट। तो x का मान कैसे निकालेंगे, x कैसे निकालते हैं हम, फॉर्मूला क्या लगाते हैं बताओ, m1 लिखते हैं x2 n प्लस, फिर लिखते हैं m2 x1, हम फिर करेंगे बटावा के अंदर m1 प्लस करेंगे m2, ठीक बात। अब हम x के जो कोऑर्डिनेट निकालेंगे, m1 की वैल्यू हमने अभी निकाली है सर 3 आ रही है, इनटू x2 की वैल्यू हमारे पास में है 2, यहाँ 2 रखेंगे एन प्लस m2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 4, x1 की वैल्यू है हमारे पास में -2, इन बटावा हम करेंगे 3+4, क्योंकि m1 प्लस m2, सही बात है। तो यहाँ पे x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसको इससे इंटू कर दो, यहाँ जाए 6, इसको इससे इंटू करेंगे तो -8, इन बटावा इस दोनों को जोड़ देते हैं, यहाँ आ जाएगा 7, सोल्व करेंगे तो ऊपर आ जाएगा -2/7, यानी कि x की जो वैल्यू आ रही है -2/7 आ रहे हैं इसके आंसर। ये किसका मान आया है? अभी तक x का मान आया है वो ये है, इस वाले पॉइंट के हमारे पास में आए हैं कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब हम चलते हैं y के कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, देखिए y का भी फॉर्मूला तो यही लिखेंगे, y बराबर लिखेंगे m1 y2 n प्लस लिखेंगे, मैं थोड़ा सा मार्कर चेंज कर देता हूँ। यहाँ लिखेंगे m1 y2 प्लस करेंगे m2 y1 n बटावा हम करेंगे m1 प्लस m2, तो यही सूत्र लगाएंगे अपन आराम से। फिर यहाँ लिखेंगे y बराबर, भाई m1 और m2 का मान तो हमें पता है, m1 का मान 3 है, हमें y2 का मान देखना है। सर y2 का मान ये पीछे रहा -4, तो यहाँ लिखेंगे -4 एंड प्लस करेंगे m2 की वैल्यू वो है 4, y1 की वैल्यू वो है -2 एंड बटावा हम लिखेंगे 3+4। ये y2 की वैल्यू कितनी है, यहाँ से -2 है और ये y1 की, सॉरी ये y1 की वैल्यू है, ये y2 की वैल्यू है,
ठीक है, जैसा कि हमने सूत्र के हिसाब से रख दिया। इसको सोल्व कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से इजी वे में हो जाएगा। इसको इससे इंटू करेंगे तो माइनस के 12 हो जाएंगे, इसको इससे इंटू करेंगे तो माइनस को प्लस से करेंगे तो माइनस के 8 हो जाएंगे, n बटा हुआ ये 7 आ जाएगा। हम इन दोनों को अगर प्लस करें तो टोटल आंसर आता है हमारे पास में माइनस के 20। माइनस के क्यों आएंगे, क्योंकि ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो माइनस के ही आएंगे। तो y का जो मान आ रहा है वो आ रहा है माइनस के 20 बटा हुआ 7 इस तरह से। तो ये किसका मान आ रहा है, y का। हमसे पूछ रहा है कि p के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो लास्ट में जब हमारा सवाल हो जाता है तो लास्ट में यहाँ लिखते हैं p के निर्देशांक। p के निर्देशांक कैसे लिखेंगे बताओ, यहाँ लगाएंगे x की वैल्यू, और x की वैल्यू आ रही है माइनस के 2 बटा हुआ 7 एंड कोमा y की वैल्यू हमारे पास में आ रही है माइनस के 20 बटा हुआ 7। इस तरह से ये रहे हमारे पास में आंसर इस तरह से। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, जो 9th वाला क्वेश्चन दे रखा है। एक बार हम उसको अच्छे से रीड करेंगे, फिर समझेंगे कि इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले हमारे पास में बिंदु ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो यही लिखा हुआ है। तो पहले ए के निर्देशांक लिखते हैं, फिर बी के लिखते हैं, फिर समझते हैं इसको सोल्व कैसे करते हैं। देखिए ए और बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, ए के दे रखे हैं हमारे पास में, यहाँ हम लिखेंगे ए के जो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, निर्देशांक दे रखे हैं, वो दे रखे हैं 2 -2 और 2। और बी के हमारे पास में दे रखे हैं, यहाँ मान लेते हैं हम बी, और बी के जो निर्देशांक दे रखे हैं वो कितने हैं हमारे पास में, 2 और 8 दे रखे हैं इस तरह से। ठीक है, अब ए बिंदु हम मान लेते हैं यहाँ पे, और बी बिंदु हम मान लेते हैं यहाँ पे इस तरह से। ये हमारे पास में ए और बी बिंदु हो गए। ठीक है, अब हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि ए बी को 4 बराबर भागों में बांटने वाले। अच्छा, इसको 4 बराबर भागों में बांटे। देखो 4 कैसे बांटेंगे भाई, हमने यहाँ अगर कट लगाया एक यहाँ पे इस जगह पे, तो 2 भाग हो गए, एक भाग इधर और एक भाग इधर। एक कट और लगाओ, ये थोड़ा सा यहाँ लगा लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक कट और लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा। अब कितने भाग हो गए, 2 इधर एक इधर, 3 हो गए। एक कट और लगाते हैं यहाँ पे इस तरह से। तो हमने टोटल कितने काटे इसके कट लगाए, 3। 1 2 और 3, हम किसी के 3 कट लगाएंगे तो भाग हो जाएंगे 4। देखो एक भाग ये, 2 ये, 3 ये और 4 ये। अब क्योंकि यह ए बिंदु है तो इसके तो निर्देशांक हो जाएंगे x1 और y1। अच्छा, ये बी बिंदु है तो इसको हम बोलेंगे x2 और y2। ठीक है, देखो वैसे तो इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, कैसे करेंगे भाई, हम जैसे इसके निर्देशांक निकालें तो ये एक भाग है और ये 3 भाग है, तो m1 की वैल्यू तो हो जाएगी 1 और m2 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में 3। पर ये थोड़ा लेंदी पड़ेगा। सिंपल तरीका देखो, इन दोनों का जो मध्य बिंदु है ये है, तो हम सबसे पहले P के निर्देशांक निकालेंगे, क्योंकि ये A और B का मध्य बिंदु P है और इसे हम मानेंगे X और Y। ठीक है, जैसे ही मैं P बिंदु का निर्देशांक निकालूंगा तो ये इन दोनों का मध्य बिंदु ये हो जाएगा। ऐसे ही इसको हम x2 और y2 मान के इसके निर्देशांक निकालेंगे, फिर इसके निकालेंगे। एक बार इन दोनों से हम इसके निर्देशांक निकालते हैं क्योंकि ये इसका मध्य बिंदु है। तो कैसे निकालेंगे, ए बी के मध्य बिंदु जो है P के निर्देशांक, हम किसके निर्देशांक निकाले बताओ, P के निर्देशांक निकालना है, क्योंकि P क्या है, इसका मध्य बिंदु है। तो सबसे पहले लिखते हैं x, और कैसे लिखेंगे, x2 प्लस x1, यहाँ लिखेंगे x2 प्लस x1 अपॉन 2, यही लिखेंगे। एंड y का मान कैसे निकालेंगे, y2 प्लस y1 अपॉन करेंगे 2 इस तरह से। तो x का मान कैसे निकालेंगे भाई, इसको और इसको जोड़ देते हैं। सर ऊपर 2 लिखा हुआ है एंड माइनस का 2 लिखा हुआ है, बटा हुआ 2 कर देंगे। और y का मान कैसे निकालेंगे बताओ, y कैसे निकालेंगे, इसको और इसको जोड़ देते हैं। तो x2 प्लस x1 अपॉन 2 करेंगे, तो बड़ी अच्छी बात हो गई। यहाँ लिखेंगे 0 बटा 2, यहाँ आ जाएगा हमारे पास में 8 और 2 होते हैं 10 में 2 का भाग देना है, बस इतनी सी बात है। तो बताओ x का मान कितना आएगा भाई, 2 का भाग हम इसमें देंगे तो कितना आ जाएगा 0 बार, और 2 का भाग इसमें देंगे कितनी बार जाएगा 5 बार। यानी कि x का मान तो आ रहा है हमारे पास में मोटा मोटा देखें तो x का मान तो आ रहा है 0, और y का जो मान आ रहा है वो हमारे पास में आ रहा है 5। तो p के जो निर्देशांक आ जाएंगे, x का मान तो आया 0 और y का मान आया हमारे पास में 5। अब बताओ इसके जो कोऑर्डिनेट आए इस वाले के, वो 0 और 5 आ गए, बस इतनी सी बात है। अब मुझे बताओ कि अगर इन दोनों का बिंदु मैं कहूं कि इन दोनों का बिंदु P के बाद में ये Q है,
तो ये इन दोनों का मध्य बिंदु हो जाएगा। अब मुझे इसके निर्देशांक निकालना है, तो इस कंडीशन में ये x2 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा, और ये x1 y1 तो है ही, क्योंकि अब ये जो है वो x और y बन जाएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में बिंदु ये है, तो ये x1 y1, ये x2 y2 और ये x और y। ठीक है, तो अब मैं इसको हटा के यहाँ पे, अब मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, x2 और y2 लिख रहा हूँ इस तरह से, क्योंकि मुझे इसके निर्देशांक मिल गए हैं इस तरह से। ठीक है, तो अब इसको हम सोल्व करते हैं, तो इसको इन दोनों का मध्य बिंदु ये निकाल लेते हैं, तो हम लिखेंगे ए पी के मध्य बिंदु, मध्य जो बिंदु है कौन सा है बताओ, मध्य बिंदु कौन सा है, मध्य बिंदु है इसका क्यू के निर्देशांक। तो क्यू के निर्देशांक कैसे निकालेंगे, देखिए यहीं पर ऐसे लिखेंगे वापस दोबारा से, x बराबर मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ x2 प्लस x1, तो x2 की वैल्यू 0 है, x1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, माइनस का 2, तो 0 प्लस करेंगे माइनस के 2 एंड बटावा हम लिखेंगे 2, एंड y का मान कैसे निकालेंगे, y2 प्लस y1, y2 5 है, y1 2 है, तो 5 प्लस 2 लिखेंगे बटावा हम करेंगे 2, इसको सोल्व करना है, आंसर आ जाएंगे आराम से। देखो यहाँ लिखेंगे x बराबर माइनस के 2 बटावा 2 करेंगे, यहाँ करेंगे y बराबर 5 और 2 होते हैं 7 बटावा 2 करेंगे, इसका भाग इसमें देंगे तो x का मान हमारे पास में आ जाएगा माइनस का 1। कैसे आया, 2 एकम 2, ऊपर माइनस पहले से बच रहा है तो माइनस का 1 हो जाएगा, एंड यहाँ लिखेंगे y बराबर लिखेंगे 7 बटावा 2 इस तरह से, बस और कुछ नहीं करना है। जो हमारे पास में q के निर्देशांक हैं, तो यहाँ लिखेंगे q के जो निर्देशांक आ रहे हैं ये हमारे पास में समीकरण नंबर 1 से p के आ गए, और यहाँ लिखेंगे माइनस का 1 7 बटावा 2, ये समीकरण नंबर 2 किसके निर्देशांक आ गए हमारे पास में q के। अब ऐसे ही हम इन दोनों का यूज करते हुए इस वाले का निकाल लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं पी क्यू एस, इसको हम मान लेते हैं जो पॉइंट है वो एस मान लेते हैं। अब इस कंडीशन के अंदर ये वाली जो चीज है वो हो जाएगी x1 y1, अब ये 1 बन जाएगा क्योंकि x2 y2 ये है, x1 y1 ये है, इन दोनों का मध्य बिंदु ये हो जाएगा, तो हम लिखेंगे पी बी के मध्य बिंदु के निर्देशांक, तो ये हमारे पास में पी बी के मध्य जो बिंदु है के निर्देशांक, तो इसके निर्देशांक कैसे निकालेंगे, देखिए सिंपल सा है, x का फॉर्मूला लगाएंगे, डायरेक्टली कर लेते हैं हम सीधा सीधा सा, भाई x2 प्लस x1, x2 है 2 और x1 है 0, 2 प्लस 0 बटावा करेंगे 2, फिर निकालते हैं y के निर्देशांक, y कैसे निकालते हैं, y2 प्लस y1, तो y2 का मान तो है 8 और y1 का मान है 5, तो यहाँ लिखेंगे हम 8 प्लस 5 बटावा करेंगे 2, x का मान आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 बटावा 2 करेंगे, फिर y का मान आ जाएगा 8 और 5 होते हैं 13 बटावा 2 करेंगे, इसको इससे काट देते हैं, तो x का मान हम दोबारा से एक आ जाएगा हमारे पास में ऐसे, और y का मान इसको 13 बटावा 2 ही रहने दो इस तरह से। तो बताओ q के जो हमारे पास, सॉरी एस 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 माई मिस्टेक, पीबी के मध्य बिंदु एस के निर्देशांक लिखने हैं एस, तो यहाँ एस के जो निर्देशांक आ जाएंगे कैसे आएंगे, यहाँ तो आ जाएगा 1 और यहाँ आ जाएगा हमारे पास में 13 बटावा 2 इस तरह से। ठीक है, तो ये था हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 9। अब हम चलते हैं इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, एक बार इसको रीड करते हैं और फिर हम इसको सोल्व करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास में लिखा हुआ है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष इसी क्रम में है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, समचतुर्भुज कैसे बनाते हैं, देखिए समचतुर्भुज हम बनाते हैं कुछ इस तरह से, भाई जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। समचतुर्भुज की चारों भुजाएं क्या होती है बच्चों, बराबर होती हैं। यहाँ मान लेते हैं ए, ये मान लेते हैं बी, ये सी और ये डी, ये चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। वर्ग में और इसमें क्या फर्क है, वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, या फिर यूं कह सकते हैं वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं, इसके विकर्ण बराबर नहीं होते, इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं होता है। ये हमारे पास में एक समचतुर्भुज है। ठीक है, अब इसके जो शीर्ष है वो दे रखे हैं 3 और 0, यहाँ दे रखे हैं 3 और 0, 4 और 5, और हमारे पास में दे रखे हैं माइनस का 1 और 4, और दे रखे हैं माइनस के 2 और 1 इस तरह से। ठीक है, ये हमारे पास में इसके 4 निर्देशांक दे रखे हैं।
ठीक है, हमसे पूछ रहे हैं कि हमें समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो क्षेत्रफल का फॉर्मूला वैसे तो इसमें हिंट दे रखा है हमारे पास में कि 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल, इस तरह से। वैसे ये क्षेत्रफल बनता कैसे अगर हमसे पूछे तो इसका एक शॉर्टकट मेथड भी है। शॉर्टकट तो क्या है, पर ये सूत्र कैसे बना वो देख लेते हैं। भाई हम मानते हैं इस तरह से, देखो ये मानते हैं, ये मान लेते हैं एक त्रिभुज का ये क्या है बताओ, एक विकर्ण है। तो यहाँ बन रहा है एक त्रिभुज, दिख रहा है त्रिभुज। त्रिभुज के अंदर अगर मैं आपसे कहूं कि ये तो है इसकी ऊंचाई, ये ऊंचाई है और ये इसका आधार है, तो फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो ये तो हो गया आधार और ये हो गया ऊंचाई। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं नीचे वाला निकालना चाहूँ तो आधार तो फिर से यही आएगा और ऊंचाई ये आ जाएगी, तो इसके अंदर 1/2 आ जाएगा कॉमन और ऊंचाई भी आ जाएगी कॉमन, और फॉर्मूला बन जाएगा d1 + d2। यानी कि ऐसे लिख सकते हैं हम आराम से कि अगर मुझे इसका क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है तो फॉर्मूला क्या होगा कि ये जो हमारे पास में ABCD यानी कि जो लिखते हैं सम चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है वो लिखते हैं हम 1/2 d1 × d2। ये d1 d2 क्या है बताओ, विकर्णों का गुणनफल है। तो हमें सबसे पहले इस वाले विकर्ण की लंबाई निकालनी है और फिर इस वाले विकर्ण की लंबाई निकालनी है। तो लंबाई तो हम 7.1 के अंदर अच्छे से निकाल के आ चुके हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं ए बी, यहाँ हम बाद में सोल्व करेंगे, पहले हम निकालते हैं ए बी। अच्छा मैं थोड़ा सा इसको यहाँ लिख देता हूँ, देखो आपको थोड़ा समझने में आसानी रहेगी। मैं इसको ऐसा लिखूं, देखो यहाँ लिखते हैं 1/2 इंटू ए इंटू लिखते हैं बी डी, इस तरह से। तो आपको याद रहेगा कि ये पहला विकर्ण निकालना है, फिर दूसरा विकर्ण निकालना है, इनको इंटू करना है और 1/2 का भाग देना है, इस तरह से इसके आंसर आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं एसी। एसी निकाले तो एसी का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, फॉर्मूला ये होता है कि x2 - x1 इसको मान लेते हैं x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 y2। बस आगे वाली में से पीछे वाला माइनस करना है, तो आगे वाला तो है माइनस एंड माइनस, 3 माइनस करेंगे का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर एंड प्लस आगे वाले में से पीछे वाला माइनस करना है y2 - y1 का स्क्वायर, इस तरह से। फिर करेंगे AC बराबर, थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं इसको। देखिए भाई ये माइनस का, ये भी माइनस का, तो माइनस माइनस के माइनस के 4 हो जाएंगे, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस के 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 4 में से 0 जाएंगे तो 4 ही बचेगा। थोड़ा ऐसा सोल्व कर लेते हैं, क्या लिखेंगे बताओ, यहाँ लिखेंगे हम AC √ऑफ 4 का स्क्वायर होता है हमारे पास में 16 एंड प्लस ये फिर से 4 स्क्वायर हमारे पास में होता है 16 एंड यहाँ लिखेंगे AC बराबर 16 और 16 हमारे पास में हो जाएंगे 32। यहाँ हम लिख सकते हैं 32 इस तरह से। ठीक है, अब इसको ऐसा लिखो, देखो AC बराबर यहाँ अंडर लगाएंगे 16 × 2 लिख सकता हूँ क्या मैं इसको, बिल्कुल लिख सकते हैं। सर ये 4 जो है वो आ जाएगा बाहर, क्योंकि 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4 होता है, तो 4 तो आ जाएगा बाहर और अंदर बच जाएगा 2। AC का जो मान आ रहा है वो 4√2 इकाई आ रहा है, क्योंकि ये दूरी है इसलिए इसके पीछे हम क्या लगाएंगे, इकाई। अब हम लेते हैं बी एंड डी। देखो बी और डी निकालने के लिए ये जो वाले विकर्ण निकालेंगे ना हम, तो इसके अंदर x1 y1 किसको ले लेते हैं, आप इसको x1 y1 ले लो और इसको x2 y2 ले लो। हम चाहे तो इसको x1 y1 भी ले सकते हैं और इसको x2 y2 भी ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसको हम लेंगे x1 और y1 ऐसे, और ये हो जाएगा हमारे पास में x2 और ये हो जाएगा y2। ठीक है, अब हमें जो दूरी निकालनी है वो कौन सी है, बी और डी वाली दूरी, मतलब ये वाला विकर्ण हमें निकालना है, क्योंकि जरूरत हमें बीडी की पड़ रही है यहाँ पर। तो अब हम यहाँ बीडी निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, बी एंड डी बराबर कैसे लिखेंगे हम, x2 - x1, ये आगे वाले में से पीछे वाला माइनस करेंगे, तो फॉर्मूला हम वही लगाएंगे, डायरेक्टली सीधा कर देते हैं अपन, x2 - x1 का होल स्क्वायर एंड प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो जब हम BD निकालेंगे इसके अंदर तो एक बार हम ये वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, देखिए कितना आंसर आएगा हमारे पास में, x2 कितना हमारे पास में, ये है 2 माइनस का, और ये है हमारे पास में प्लस का 4। तो यहाँ लिखेंगे माइनस के 2 एंड माइनस के हम करेंगे 4, क्योंकि माइनस करेंगे 4, x2 में से x1 माइनस करेंगे का होल स्क्वायर एंड प्लस y2 - y1, y2 में से y1 माइनस करेंगे, यानी कि यहाँ लिखेंगे माइनस का 1 एंड माइनस के 5 का होल स्क्वायर, कुछ इस तरह से। अब हमें जब BD निकालनी है तो कैसे निकालेंगे बताओ, यहाँ अंडर रूट लगाएंगे, 2 और 4 कितने होते हैं, माइनस के 6 का होल स्क्वायर एंड प्लस माइनस का 1 और माइनस के 5, फिर से माइनस का 6 का होल स्क्वायर आ जाए।
देखो सिंपल है, करना कुछ नहीं है। यहाँ हम अगर लिखना चाहें बीडी तो कितना आंसर आ जाएगा, ये 6 का स्क्वायर कितना होता है बताओ? 6 का स्क्वायर होता है सर 36 होता है, एन प्लस फिर से 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। सर आपने इनको प्लस के क्यों लिखे? क्योंकि ऊपर स्क्वायर लग रहा है तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, इस वजह से। तो इसका आंसर सामने आ रहा है, अंडर रूट के अंदर 72 आ रहा है इस तरह से। ठीक है, देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, जैसे मैंने 32 को ऐसे तोड़ के लिखा, इसको मैं 36 इंटू 2 लिखूँ तो 36 का वर्गमूल कितना आ जाएगा बताओ? 36 का वर्गमूल आ जाएगा हमारे पास में 6। अच्छा एक मजे की बात देखो, यहाँ 16 और 16 आ रहा है तो एक 16 तो आ जाता है बाहर, अंदर 2 बच जाता है। यहाँ 36 और 36 आ रहा है तो एक 36 का वर्गमूल तो आ जाएगा बाहर और अंदर 2 बच जाएगा। ऐसे हम डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, पर आप इसको ऐसे लिखो, देखो थोड़ा सा ऐसे कैसे रखेंगे, देखिए यहाँ हम लिखेंगे बी डी इस तरह से तो यहाँ मोटर लिखा हो ना, तो यहाँ ऐसे लिख सकते हैं 36 इंटू 2। भाई ये एक 36 और एक 36 लिखो ना, एक 36 और एक 36, 36 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, समझने के लिए बता रहा हूँ मैं आपको, है ना। फिर क्या करेंगे देखो भाई 36 को हम ऐसे तोड़ के लिख सकते हैं, 6 इंटू 2, तो 36 का 6 तो आ जाएगा बाहर, यानी कि बी डी कितना आ जाएगा हमारे पास में 6 अंडर रूट 2 इस तरह से। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं, और आप चाहो तो इसके बड़े वाले फैक्टर भी कर सकते हो। कैसे ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं, इस तरह से यहाँ 72 लिखते हैं, फिर 2 का भाग देते हैं, फिर 36 आता है, फिर 2 का भाग देते हैं, 18 आएगा, फिर 2 का भाग देंगे, 9 आएगा, फिर 3 का देंगे, फिर 3 का आएगा, 3 देंगे, इस तरह से। तो इनमें से एक तो ये 2 बार आ जाएगा और एक ये 3 बार आ जाएगा। 2 इंटू 3 कितना होता है, 6 होता है। ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आएगा इकाई, ये भी क्या आ गया, इकाई आ गया। अब देखो हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल किसका निकालना है बताओ? एबीसीडी का क्षेत्रफल निकालना है। मैं सीधा लिख देता हूँ, जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा 1/2 इंटू पहला विकर्ण कितना आ रहा है हमारे पास में, 4/2 आ रहा है, इंटू करेंगे, नाम क्या था हमारे पास में, ए सी, इंटू लिखेंगे बी डी। तो बताओ ए सी की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास में? ए सी की सर जो वैल्यू आ रही है वो हमने अभी निकाली, 4/2 आ रही थी इस तरह से, एन इंटू इसकी वैल्यू हमारे पास में आ रही थी 6/2। ठीक है, यही तो हमने लिखा है। इसको सोल्व करना है, सोल्व कैसे करेंगे, देखो यहाँ लिखा हुआ है 1/2, आप चाहो तो इसके काट भी सकते हो या फिर ऐसे लिखो। देखो 4 को हम 6 से इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में 24। √2 को √2 से इंटू करेंगे, √2 को √2 से करेंगे तो √4, और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2। ऐसा कह सकते हो कि अगर √2 दो बार आ रहा है तो रूट हट जाता है और सीधा हम लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, कैसे किया, √2 को हम √2 से इंटू करेंगे तो √4 आ जाएगा, और 4 का वर्गमूल फिर कितना होता है हमारे पास में 2 होता है। इस 2 से ये 2 कट जाएगा, 24 को 1 से इंटू करेंगे तो 24 आ जाएगा। ये हमारे पास में क्षेत्रफल, क्या ये आंसर है हमारे पास में? जी नहीं, ये आंसर नहीं है। तो आंसर क्या है, आंसर पीछे लिखना है वर्ग इकाई। सर ये वर्ग इकाई क्या चीज समझ में नहीं आई। देखो हम जब भी क्षेत्रफल निकालते हैं, क्षेत्रफल के पीछे हम लगाते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसको हम ऐसे बोलते हैं वर्ग सेमी। वर्ग सेमी मतलब जो सेंटीमीटर है वो स्क्वायर में है, इसीलिए स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग, इस तरह से। अगर यही क्यूब होता है, जैसे सेंटीमीटर क्यूब होता है, तो हम इसको लिखते हैं घन सेमी, इस तरह से। ठीक है, तो अब यहाँ तो सेंटीमीटर लिखा हुआ है इसलिए सेमी लिखा हमने। यहाँ हमारे पास में सेमी में कुछ नहीं है तो हमने इकाई लिखा, क्योंकि क्षेत्रफल है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर लगता है, तो स्क्वायर किस पे लगाएं जब इकाई नहीं है, इसीलिए इसके आगे हम लिखते हैं वर्ग इकाई। ठीक है आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।